नेपाल में सत्ता परिवर्तन क्या हुआ, अमेरिका की लॉटरी लग गई। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक ओर जहां भारत पर टैरिफ यानी भंसार लगाया, तो वहीं चीन को भी दरकिनार कर अमेरिका की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब नेपाल अपना अरबों का यूरेनियम अमेरिका को देने जा रहा है, जिसकी शुरुआत अमेरिकी राजनयिक समीर पाल कपूर के नेपाल दौरे के साथ हो चुकी है। भारत, चीन और अमेरिका की चौसर की बिसात बना नेपाल और बालेन शाह बने इसके मोहरे। क्या होगा इस खेल का अंजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक समीर पॉल कपूर नेपाल पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी अमेरिकी अधिकारी ने सिर्फ और सिर्फ नेपाल का दौरा किया हो। इससे पहले अमेरिकी अधिकारी जब भी नेपाल पहुंचते तो उनका दौरा भारत, श्रीलंका का भी होता था, लेकिन इस बार अमेरिकी अधिकारी सीधे काठमांडू गए। समीर पॉल कपूर अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विदेश विभाग के सहायक सचिव हैं। उनके दौरे का मकसद बालेन शाह के प्रशासन के साथ जुड़ना है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार के गठन के बाद समीर पॉल कपूर पहले सबसे सीनियर राजनयिक होंगे जिन्होंने नेपाल का दौरा किया है। वॉशिंगटन स्थित नेपाली दूतावास के एक नेपाली डिप्लोमेट और विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने अमेरिकी अधिकारी की दौरे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि वो बालेन शाह की नई सरकार को बधाई देने सोमवार को काठमांडू पहुंचे। इस दौरान वो बालेन शाह सरकार की प्राथमिकताओं को सुनेंगे और ये बताएंगे कि आखिर वॉशिंगटन नेपाल के साथ किस तरह से जुड़ना चाहता है। नेपाल में युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों के बाद नई सरकार बनी है। यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। नेपाल ऐसा देश है जो भारत और चीन जैसे दो विशाल देशों के बीच स्थित है। नेपाल एक संवेदनशील भू राजनीतिक स्थिति का सामना भी कर रहा है। उनको कर्ज के जाल वाली कूटनीति से बचना चाहिए। आखिर अमेरिकी राजनयिक के नेपाल दौरे का मकसद क्या है? आइए अब इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। असल में समीर पॉल कपूर के साथ अमेरिकी विदेश विभाग के 2 और अधिकारी भी मौजूद हैं। इस दौरान अमेरिकी दल नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल और नेपाल यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मुलाकात की है। वे पाटन दरबार स्क्वायर का भी दौरा करेंगे। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण एशियाई सुरक्षा विशेषज्ञ कपूर को डोनाल्ड लू की जगह दक्षिण एशियाई मामलों के लिए विदेश विभाग का सहायक सचिव नियुक्त किया था। फरवरी में बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद कपूर ने ढाका का भी दौरा किया था और बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद इस्लाम सहित वरिष्ठ बांग्लादेशी नेताओं से मुलाकात की, लेकिन वह बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान से नहीं मिले थे। वॉशिंगटन में तैनात एक नेपाली राजनयिक ने कहा, अमेरिकी पक्ष ने इस दौरे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन काठमांडू में नई सरकार के साथ जुड़ने की उनकी उत्सुकता छिपी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल में नई सरकार बनने के बाद तुरंत एक शीर्ष राजनयिक को काठमांडू भेजना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। काफी लंबे अंतराल के बाद पहली बार कोई अमेरिकी विदेश सचिव काठमांडू की यात्रा पर विशेष रूप से आया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश सचिव अक्सर नेपाल की यात्रा को भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों की यात्राओं के साथ जोड़कर करते थे। इस बार कपूर वॉशिंगटन से सीधे तुर्की एयरलाइंस के जरिए काठमांडू आ धमके और बुधवार को उसी एयरलाइंस से वापस लौट जाएंगे। नेपाल में मार्च में होने वाले चुनावों से पहले कपूर ही वह पहले अमेरिकी अधिकारी थे जिन्होंने घोषणा की थी कि ट्रंप प्रशासन को पूरा भरोसा है कि नेपाल में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से पूरे होंगे और वे अगली सरकार के साथ काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले कपूर ने कहा था कि बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और भूटान जैसे देशों को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन वे जबरदस्ती वाले दबावों के प्रति संवेदनशील भी हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में कर्ज आधारित प्रभाव रणनीतियों से पैदा होने वाले जोखिमों के प्रति आगाह भी किया था और उनका इशारा चीन की तरफ था, जो लगातार बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका को कर्ज दे रहा है। चीन नेपाल को भी BRI के लिए कर्ज देना चाहता है, लेकिन नेपाल अभी तक खुद को चीनी कर्ज से दूर रखने में सफल रहा है। समीर पाल कपूर का यह दौरा नेपाल की भू राजनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।
अमेरिका अब नेपाल को केवल भारत के चश्मे से नहीं देख रहा, बल्कि उसकी अपनी एक स्वतंत्र नीति है। यह दौरा इस बात की पुष्टि करता है कि वॉशिंगटन नेपाल में आए हालिया राजनीतिक परिवर्तन यानी कि बालेन शाह का उदय को एक अवसर के रूप में देख रहा है। नेपाल सरकार क्या हिमालय में स्थित यूरेनियम का बड़ा भंडार अमेरिका को सौंपने जा रही है? इस बात की अटकल उस वक्त और बढ़ गई जब अमेरिका के विदेश राज्य मंत्री समीर पॉल कपूर अचानक नेपाल पहुंचे। इसमें सबसे खास बात यह है कि उनका दौरा सिर्फ और सिर्फ नेपाल तक ही सीमित है, जबकि अभी तक कोई भी अमेरिकी अधिकारी सिर्फ नेपाल का दौरा नहीं करता था। वो नेपाल के साथ बांग्लादेश और श्रीलंका का भी दौरा करता था। तो फिर अमेरिका की अचानक उमड़ी इस हमदर्दी के पीछे क्या कुछ छिपा है? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। नेपाल अपने यूरेनियम भंडार को अमेरिका को सौंपने की तैयारी में जुटा है। असल में नेपाल चीन सीमा के पास लो मथांग अपर मुस्तांग में 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को मुस्तांग स्पेशल जोन घोषित करने की तैयारी चल रही है, ताकि पैक्स सिलिका गठबंधन के तहत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को यूरेनियम प्रोसेसिंग के लिए विशेष अधिकार दिए जा सकें। हालांकि नेपाल की पूर्व प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और वित्त मंत्री रामेश्वर खनाल ने इस समझौते से इनकार किया था, लेकिन कुछ गोपनीय दस्तावेजों से पता चलता है कि मार्च 2026 में एमसीसी प्रोजेक्ट की ऊर्जा को नए एआई डेटा केंद्रों से जोड़ने और डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। तो नेपाल में यूरेनियम के अन्य संभावित स्थलों में मकवानपुर और सिंदुली भी शामिल हैं। तो क्या अमेरिका को अपना यूरेनियम भंडार दे देगा नेपाल? नेपाल और अमेरिका के बीच 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे एमसीसी प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके तहत अमेरिका ने नेपाल को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनुदान दिया था। नेपाल में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी विरोध भी हुआ था, और ये विरोध चीन की शय पर किया गया था। चीन इस प्रोजेक्ट को नेपाल में अपने प्रभुत्व के लिए खतरा मानता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी एमसीसी प्रोजेक्ट के मुस्तांग में यूरेनियम प्रोसेसिंग के लिए बिजली सप्लाई करने की बात भी चल रही है। कपूर का नेपाल को सॉवरेन पार्टनर यानी कि संप्रभु भागीदार कहना और ऋण जाल से आगाह करना स्पष्ट रूप से उत्तर यानी कि चीन की ओर संकेत था। विश्लेषक इसे अमेरिका की उस रणनीति के तौर पर देख रहे हैं जहां वह नेपाल को तिब्बत और बीआरआई के प्रभाव से दूर रखकर इंडो पैसिफिक विजन के करीब लाना चाहता है। असल में नेपाल के खान एवं भूवर्ग विभाग ने साल 2014 के आसपास लो मथांग यानी कि मुस्तांग में यूरेनियम की एक बड़ी खान होने की पुष्टि की थी। यह भंडार लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा बताया जाता है, जो नेपाल चीन सीमा के काफी करीब सिर्फ 10 किलोमीटर दूर की स्थिति पर स्थित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ यूरेनियम मीडियम ग्रेड का है, जिसे ऊर्जा और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेपाल सरकार के पास वर्तमान में यूरेनियम निकालने या उसे प्रोसेस करने के लिए जरूरी तकनीक, पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए नेपाल सरकार ने संकेत दिए थे कि अगर खुदाई करनी पड़े तो उन्हें किसी विदेशी एजेंसी या देश की मदद लेनी होगी। यह खान चीन की सीमा के काफी पास है, इसलिए चीन और भारत दोनों ही इस क्षेत्र में किसी तीसरे देश जैसे अमेरिका की मौजूदगी को लेकर बहुत संवेदनशील रहते हैं। ये अलग बात है कि मौजूदा स्थिति में नेपाल सरकार ने किसी भी देश के साथ इस यूरेनियम को प्रोसेस करने का कोई आधिकारिक अनुबंध नहीं किया है, लेकिन अमेरिका को लेकर दावे किए जाने लगे हैं। नेपाल सरकार मुस्तांग में पाए गए यूरेनियम की प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ऊपरी मुस्तांग के लो मानथांग में स्थित बताए जा रहे यूरेनियम की प्रोसेसिंग का काम नेपाली सेना के कोऑर्डिनेशन में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की एक संयुक्त तकनीकी टीम को सौंपने की तैयारी चल रही है। नेपाल सरकार का इरादा ऊपरी मुस्तांग के लो मानथांग में 30 वर्ग किलोमीटर के उस क्षेत्र को जहां यूरेनियम के भंडार होने की बात कही जाती है, उसे मुस्तांग विशेष क्षेत्र यानी कि MSZ घोषित करने का फैसला करने वाली है। प्रस्ताव के मुताबिक इस क्षेत्र को एक उच्च सुरक्षा अनुसंधान क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सिर्फ नेपाली सेना
और ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी तकनीकी टीम को ही प्रवेश की विशेष अनुमति होगी। नेपाल की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 मार्च को हुए चुनावों से पहले ही इस मामले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों, जिसमें कि यूरेनियम भी शामिल है, कि उस क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में पैक्स सिलिका नामक एक गठबंधन का गठन किया गया है। सूत्रों के अनुसार इसी संगठन के माध्यम से मुस्तांग में यूरेनियम और अन्य दुर्लभ मृदा खनिजों के निष्कर्षण की तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। मेरी सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। मैंने पैक्स सिलिका शब्द कभी नहीं सुना। 4 मार्च के चुनावों के बाद से मैं सिंह दरबार में नहीं गई हूँ और ना ही मैंने इस मामले के बारे में कुछ सुना है और ना ही कोई चर्चा की है। जानकार सूत्रों की माने तो 8 मार्च 2026 को चुनाव के ठीक 3 दिन बाद पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए एक समझौता किया गया था, जिसमें सैद्धांतिक सहमति भी दी गई थी। जब एक पत्रकार ने उस समय के वित्त मंत्री रामेश्वर खनाल से समझौते के बारे में पूछा तो उन्होंने इस बारे में किसी भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मेरी जानकारी के अनुसार जब मैं सरकार में था तब इस विषय पर कभी जिक्र नहीं हुआ। चुनाव की रात यानी 5 मार्च 2026 को जैसे ही नतीजे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पक्ष में आने लगे, डिजिटल हैश को सुरक्षित रखने के लिए संचार मंत्रालय और पैक्स सिलिका के तकनीकी सलाहकारों के बीच एक शुरुआती समझौता भी कर लिया गया था। उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्टैंड अलोन होना था। सामान्यतः अमेरिकी अधिकारी दिल्ली होते हुए काठमांडू आते हैं, लेकिन कपूर का सीधे नेपाल आना यह संदेश देता है कि नेपाल अब अमेरिकी प्राथमिकताओं की सूची में ऊपर है। वे यहाँ के नए नेतृत्व की नब्ज टटोलने आए हैं। कभी नेपाल दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश हुआ करता था, मगर आज वही भारत, चीन और अमेरिका के बीच की बिसात बन गया है और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह एक मोहरा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बालेन शाह ने भारत से 100 रुपए से अधिक के सामान के नेपाल ले जाने पर भंसार यानी कि टैक्स लगा दिया है। इससे भारत को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान तो उल्टे नेपाल के नागरिकों को होगा। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि भारत से राशन से लेकर तमाम चीजें नेपाल जाती हैं। बालेन शाह ने उसे रोककर नेपालियों के मन में भारत के प्रति नफरत घोलना चाहते हैं। उधर चीन कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल भारत के साथ जुड़ा रहे। वो हमेशा अफवाहें फैलाकर इसे रोकने की कोशिश करेगा। उधर अमेरिका की निगाह नेपाल के यूरेनियम पर जमी हुई है। इसी पर अपना हक जताने और चीन के खिलाफ नेपाल को अपना सामरिक मोर्चा बनाने को लेकर आए हैं। प्राचीन काल से ही नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध। नेपाल के लोगों की शादी भारत में और भारतीयों की शादी नेपाल में। ऐसे लोगों की तादाद 3 लाख से अधिक बताई जा रही है। नेपाल में सरसों तेल की कीमत लगभग 400 रुपए प्रति लीटर, नेपाली मुद्रा में लगभग 600 रुपए प्रति लीटर, जबकि भारत में 1 लीटर सरसों तेल की कीमत लगभग 150 रुपए। नेपाल में 1 किलो चीनी की कीमत लगभग 107 रुपए, जबकि भारत में चीनी 45 रुपए प्रति किलो में मिलती है। यानी नेपाल में रोजमर्रा के सामान की कीमतें भारत की तुलना में दोगुनी है। भारत से नेपाल तोहफा ले जाने पर भी टैक्स लगेगा। 100 रुपए से अधिक की चीज ले जाने पर लगेगा टैक्स। मजदूरों की बड़ी मुश्किलें, नेपाल में चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। भारतीय सस्ती दवाओं पर भी चला टैक्स का डंडा। नेपाल को भारत से काटने की फिराक में है चीन। बालेन शाह ने इस आग में घी डाल दिया और उधर इस मौके का फायदा उठाएगा अमेरिका। बालेन शाह ने दिया भारत को तगड़ा झटका। नेपालियों को युद्ध की आग में झोंक रहे बालेन शाह। जिस नेपाली प्रधानमंत्री को भारतीय मीडिया हीरो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहती थी, वही बालेन शाह अब भारत ही काटने, बांटने और छाटने में क्यों लगे हुए हैं, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप भारत नेपाल सीमा पर हो रही इस बर्बादी की मुनादी को ही सुन लीजिए, जिसमें भरा से 100 रुपए से अधिक के सामान पर भंसार यानी कि टैक्स लगाया जाएगा। बस यही मुनादी प्रधानमंत्री बालेन शाह की बर्बादी कराएगी।
वैसे तो नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा है, दोनों देशों में रोटी बेटी का संबंध भी रहा है, लेकिन अब नेपाल सरकार ने एक आदेश को सख्ती से लागू कराने की बात कही है। इस आदेश के मुताबिक भारत से कोई भी व्यक्ति अगर 100 रुपए से ज्यादा का सामान खरीद कर नेपाल ले जाता है तो उसे सीमा शुल्क देना होगा। नेपाल सरकार के एक आदेश ने भारतीय सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले नेपालियों की चिंताएं अब बढ़ा दी हैं। दरअसल नेपाल ने अपने आदेश में कहा कि 100 रुपए से अधिक का सामान लाने पर नेपाल के नागरिकों को सीमा शुल्क देना होगा। सरकार के इस आदेश को नेपाल की सीमा सुरक्षा इकाई ने सख्ती से लागू कर दिया है, जिसके कारण मधेश प्रांत में रहने वाले लोग अब परेशान हैं। सरकार के सख्त आदेश से जहां एक तरफ मधेश के लोग महंगाई से पहले ही परेशान हैं, दूसरी तरफ इस आदेश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सरकार के इस फैसले का सीधा असर मधेशी नागरिकों के जीवन यापन पर पड़ेगा। मधेश प्रांत के लोग भारत से सामान लाकर उसे बेचते थे, जिससे नेपाल के अन्य प्रांतों की तुलना में इस क्षेत्र में महंगाई का असर कम महसूस होता था। लोग खुद भी भारत जाकर आसानी से राशन आदि का सामान ले आते थे। नेपाल सरकार ने फैसला लागू क्यों किया, लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। असल में नेपाल सरकार का कहना है ये फैसला स्थानीय व्यापारियों के हितों में और सरकार का राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। स्थानीय सरकार के अनुसार इस निर्णय के बाद केवल मार्च महीने में ही कुल लक्ष्य का 85% राजस्व वसूला जा चुका है। स्थानीय सरकार के अनुसार इस निर्णय के बाद केवल मार्च महीने में ही कुल लक्ष्य का 85% राजस्व वसूला जा चुका है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसने कुल कितनी राशि वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब कितना निर्धारित था इसे लेकर कोई कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है। सरकार की दलीलों से इतर इस निर्णय का सबसे अधिक नुकसान मधेश प्रांत के लगभग 50 लाख नागरिकों को हो रहा है, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच सामानों की कीमतों में काफी बड़ा अंतर है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या इतना कम 100 रुपए का थ्रेशोल्ड व्यावहारिक है। यदि लोग सीमा पार खरीदारी करके महत्वपूर्ण बचत कर सकते हैं तो वे ऐसा करने के रास्ते खोजते रहेंगे। केवल सख्ती से लागू करने मात्र से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते हैं। जिस नेपाल को भारत हमेशा अपना छोटा भाई समझता रहा, जिसकी सड़कों से लेकर रसोई तक के सामान भारत से जाते हैं, जिस भारत ने नेपाल को भूकंप की त्रासदी से उबारा, कोरोना काल में नेपालियों को टीके भेजकर उनकी जान बचाई, सस्ती बिजली से लेकर हर सस्ता सामान तक मुहैया कराया, जिस नेपाल की अर्थव्यवस्था ही भारत के दान पुण्य पर टिकी है, उसी देश के प्रधानमंत्री बालेन शाह आंखें दिखाकर अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने में जुट गए हैं। मस्तांग की खदानों में भरा पीला केक यानी यूरेनियम वो अमेरिका को देने जा रहे हैं। इसको लेकर भारत जहां शांत है तो वहीं चीन ने भी चुप्पी साध रखी है। उधर अमेरिका की गिद्ध दृष्टि इस पर लगी हुई है, चीन के प्रभुत्व को कम करने और भारत पर भी निगहबानी रखने के लिए अमेरिका को एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां से वो ये दोनों काम कर सके। इसके साथ ही वो बेशकीमती यूरेनियम भी हासिल कर सके। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात अब चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। यानी बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से नेपाल की जनता को युद्ध में धकेला जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने लंबे समय से भारतीय कीमतों का मुकाबला करने के लिए संघर्ष किया है। इस कदम से स्थानीय बाजार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह उन्हें सीमा पार से आने वाले सस्ते सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। नेपाल को भारत से किनारे कर चीन ने फिर दिया झटका। ड्रैगन एलिफेंट डांस का फॉर्मूला और काम उसके ठीक उलट। दुनिया भर में खनिजों पर कब्जा करने की होड़ में लगा हुआ है चीन। रेयर अर्थ एलिमेंट पर एक तरह से चीन का पूरी तरह से दबदबा। रेयर अर्थ के बिना आज ईवी से अत्याधुनिक चिप तक की कल्पना नहीं है। दुर्लभ खनिजों की दौड़ लगे भारत को लगा जोरदार झटका। दक्षिण अफ्रीकी देश जाम्बिया से अटकी खनिज डील। कोबाल्ट और कॉपर से भरा हुआ है जाम्बिया। कोबाल्ट और कॉपर भारत के लिए निहायत जरूरी। भारत अफ्रीकी देश जाम्बिया और इसी के खनन के लिए भारत बातचीत कर रहा था। जाम्बिया के खनन के अधिकार पर आश्वासन नहीं देने की वजह से
भारत के साथ उसकी डील स्थगित हो गई है। भारत को पिछले साल कोबाल्ट और कॉपर की खोज के लिए जाम्बिया में 9000 वर्ग किलोमीटर का इलाका मिला था। कॉपर और कोबाल्ट दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है। कोबाल्ट बैटरी के लिए तो बेहद जरूरी खनिज है। तो दुनिया भर में ऊर्जा की बढ़ती मांग की वजह से कॉपर की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। यही नहीं, भारतीय जियोलॉजिकल टीम को पिछले साल जाम्बिया में तैनात किया गया था और वे कोबाल्ट तथा कॉपर के नमूने लेकर वापस आ गए थे। इस खोज प्रोग्राम को शुरू में 3 साल के लिए बनाया गया था। इसके बाद भारत की योजना थी कि इसमें निजी कंपनियों को शामिल किया जाए ताकि खनन के औपचारिक अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। सूत्रों का कहना है कि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्यों जाम्बिया ने जरूरी आश्वासन भारत को नहीं दिया। भारत जाम्बिया के साथ फिर से समझौते को शुरू करना चाहता है, लेकिन इसका कोई नतीजा अब तक नहीं आया है। जाम्बिया सरकार या भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर अभी कोई बयान नहीं दिया। भारत के इस प्रयास में उस समय बाधा भी आई है जब मोदी सरकार अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों और ऑस्ट्रेलिया के साथ सरकार से सरकार के स्तर पर क्रिटिकल मिनरल को लेकर भी डील कर रही है। भारत यह प्रयास तब कर रहा है जब दुनिया भर में सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है। साल 2018 से भारत के घरेलू कॉपर उत्खनन में दिक्कत आ रही है और इसी वजह से वह दुनिया के अन्य देशों में से तलाश रहा है। कोबाल्ट और कॉपर भारत के लिए कितना जरूरी है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। भारत ने पिछले साल 12 लाख मीट्रिक टन कॉपर खरीदा था। भारत के कुल आयात में 4% की तेजी आई है। भारत कोबाल्ट के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। यह आयात करीब 693 मीट्रिक टन का है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत अपनी औद्योगिक रणनीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लीडर बनना चाहता है तो कोबाल्ट और कॉपर के भंडार को हासिल करना होगा। चीन ने अभी अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक बहुत बड़ी तादाद में खानों को खरीदा है। इसे खनिजों के सप्लाई चेन में चीन का कब्जा है। जाम्बिया के साथ खनन अधिकारों पर बातचीत का रुकना भारत की खनिज कूटनीति के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि हम इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोबाल्ट और तांबे जैसे संसाधनों के लिए केवल वैश्विक बाजार पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। हमें ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी द्विपक्षीय वार्ताओं में अधिक लचीलापन और सुरक्षात्मक गारंटी लाने की आवश्यकता है। जाम्बिया में भारत के प्रयासों का रुकना वैश्विक संसाधनों पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से चीन के दबदबे को दर्शाता है। भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए विदेश में माइनिंग राइट्स सुरक्षित करना अब केवल व्यापारिक सौदा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। सरकार को इन देशों के साथ ऐसे नियामक ढांचे तैयार करने होंगे जो दीर्घकालिक निवेश को सुरक्षा प्रदान करें। ईरान ने दुनिया की नस दबा दी है और अमेरिका चुपचाप देख रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई है। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री ने ऐसा दांव खेला कि खुद ही मौरे बन गए हैं। अब नेपाल की यूरेनियम खदानों पर अमेरिका की नजर जमी हुई है। चीन नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है तो ये ईरान है कि रुकने का नाम भी नहीं ले रहा और इसका फायदा अमेरिका यूरेनियम के रूप में उठाएगा। बालेन शाह ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हाथियों की लड़ाई में पिसती तो घास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।